मुअज़्ज़ज़ मेंबरान पार्लियामेंट्री बोर्ड, ख़वातीन व हज़रात, अस्सलाम वालेकुम। मुझे बड़ी खुशी है कि आज सिंध से ताल्लुक़ रखने वाले ख़वातीन व हज़रात यहाँ पे तशरीफ़ लाए हैं और बहुत सफ़र करके आप यहाँ पहुँचे हैं धुंध में। धुंध भी आजकल काफ़ी शदीद पड़ रही है यहाँ पर लाहौर में और पंजाब के इलाकों में, तो उसके बावजूद आप इतनी बड़ी तादाद में आए हैं, बहुत शुक्रिया। काफ़ी अरसे के बाद बहुत सारे अपने साथियों से मुलाकात हो रही है, मैं उनको देख रहा हूँ और वो मुझे देख रहे हैं, तो बड़ी खुशी की बात है। काफ़ी बीच में गैप आ गया और हालात कहाँ से कहाँ ले गए। तो पहले भी अपना सुबह में वज़ीर आज़म था और शाम को रात को मैं हाईजैकर बन गया 1999 में, और 2017 में मुझे कभी वहमो गुमान से गुज़रा भी नहीं था कि वज़ीर आज़म के मनसब में मैं फ़ायज़ हूँ और मुझे बेटे से तनख्वाह ना लेने पे फ़ारिग कर दिया जाएगा, लेकिन ऐसा हुआ। और आपने भी देखा कि ऐसा हुआ कि सिर्फ़ तनख्वाह ना लेने की वजह से बेटे से, और वो भी 10,000 दिरहम माहाना, 10,000 दिरहम माहाना जो है वो उस वक्त एक दिरहम मेरा ख़्याल है कि होता होगा कोई शायद 10 रुपए का, क्योंकि मुझे अच्छी तरह याद है जब मैं सन 2001 में सऊदी अरब गया तो 13 रुपए का था रियाल, तो 12-13 रुपए का दिरहम भी होगा। तो उस वक्त 13 यानी कि 10,000 दिरहम का मतलब ये हुआ कि 1 लाख रुपए के लगभग की तनख्वाह उस पे मुझे फ़ारिग कर दिया, और वो भी ब्लैक लॉ डिक्शनरी देखने के बाद, क्योंकि पाकिस्तान के कानून में उसके लिए कोई गुंजाइश नहीं थी। तो ना कानून में गुंजाइश थी ना आइन में गुंजाइश थी, लेकिन वज़ीर आज़म को निकालना मकसूद था। सिर्फ ये था मकसद कि जी वज़ीर आज़म को फ़ारिग किया जाए, क्योंकि एक सेलेक्टेड बंदे को लेकर आना था। तो उस वक्त 2017 में पाकिस्तान खुशहाल था, बिजली भी आ रही थी, लोड शेडिंग भी ख़त्म हो चुकी थी, ऑयल पेट्रोल बहुत सस्ता था और रुपया मजबूत था। पाकिस्तान में सी पैक आ रहा था, मुल्क एक एटमी क़ुव्वत बन चुका था और दिफाई लिहाज से भी पाकिस्तान मजबूत था, इक़्तिसादी लिहाज से भी पाकिस्तान मजबूत था, सियासी लिहाज से भी पाकिस्तान मजबूत था। हिंदुस्तान के वज़ीर आज़म पाकिस्तान आए और पाकिस्तान के बारे में दुनिया ये कह रही थी कि इंशाअल्लाह ये चंद सालों बाद एक इलाकाई ताकत बन जाएगा और G20 में भी आ जाएगा, और 6.2% हमारी ग्रोथ रेट थी। महंगाई का नामो निशान तक नहीं था, ना आटा महंगा था, ना चीनी महंगी थी, ना बिजली महंगी थी, ना गैस महंगी थी, ना दालें महंगी थी, ना गोश्त महंगा था। सब गरीबों के घर भी माशाल्लाह आबाद थे और बच्चे भी स्कूल जाते थे और घर में अपना रोज़गार भी था। लाखों लोग रोज़गार हासिल कर रहे थे पाकिस्तान के अंदर हर साल, करोड़ों गुर्बत की लकीर से बाहर निकल रहे थे। तो मुल्क तो एक तरह का अल्हम्दुलिल्लाह भाग रहा था, आगे दौड़ रहा था तरक्की में, और ख़ित्ते के बाकी ममालिक हमसे पीछे थे। आज सारा कुछ रिवर्स हो गया।
IMF से हमने खुदा हाफिज कहा था अपने ज़माने में। बैठे ये डॉक्टर साहब मेरे बाएं बैठे हुए हैं, ये खुद हैं उनको अपना खुदा हाफिज कहने वाले। अच्छा भाई, अब इंशाअल्लाह फिर जो है वो मिलेंगे। अभी फ़िलहाल हमें IMF की कोई ज़रूरत नहीं है, अपना काम खुद चला रहे थे। कोई लोन हम अपना जो है ना अपने गैर मुल्की जो कर्जे थे वो वापस कर रहे थे। मुझे मालूम है कि इनको मालूम है कि हमने चीन का जो कर्जा वापस किया, लिया नहीं हमने कर्जा अपने ज़माने में, वापस किया। और अगर वो मोमेंटम चलता रहता तो आज हम अल्लाह के फजल करम से बहुत आगे होते। दुनिया में तरक्की याफ्ता ममालिक के अंदर भी हम बहुत आगे होते। 25 करोड़ का ये मुल्क है भाई, कोई ऐसे तो नहीं है। तो मेरा ख्याल है कि दुनिया के अंदर जो सबसे ज़्यादा आबादी वाले मुल्क हम उनमें हमारा पहले 10 मुल्कों में हमारा शुमार है। तो ये तो जो है ना वो इतना हमारे पास मैन पावर है। तो हम तो अल्लाह के फजल करम से पाकिस्तान में वो काम कर सकते हैं जो कि आम तौर पे कौमें नहीं कर सकती। तो बस नज़र खा गई हमें। हम ख़ुद भी शायद अपने साथ इतने मुखलिस नहीं जितने कि हमें होना चाहिए था। और ये बात तो बिल्कुल सही है। तो नाइंसाफ़ियाँ इतनी बड़ी बड़ी होती हैं, हम खामोशी के साथ बर्दाश्त कर जाते हैं, सह जाते हैं। तो ये भी तो किसी को पूछना चाहिए था ना कि एक वज़ीर-ए-आज़म सुबह वज़ीर-ए-आज़म है तो रात को भाई हाईजैकर कैसे बन गया। तो ये सारी चीज़ें जो है ना ये अपना बहुत अफसोसनाक हैं। और फिर आप में से पता नहीं कितने आज सुबह या कल आए होंगे हवाई जहाज़ पे और कई बाय रोड मोटरवे से आए होंगे। तो पहले तो सड़कों पे आना बड़ा एक मुश्किल काम था और आजकल तो जगह जगह आपको मोटरवेज मिलती हैं। तो आपके 10-10 घंटे के सफ़र जो है वो 5-5 घंटे के हो गए हैं या उससे भी कम के हो गए हैं। अभी हमें आप ये बताएं कि हम अगर वहाँ से पेशावर से सक्खर तक हमने जो है वो मोटरवे बना दी, तो सक्खर से आगे हैदराबाद क्यों नहीं बनाई? एक सवाल का जवाब है जो मुझे पिछली हुकूमत से पूछना है। जो 2018 में हमें RTS बंद करवा के जो हुकूमत लाई गई थी, क्या वो एक मोटरवे भी नहीं बना सकी जो कि सक्खर से हैदराबाद? वो हमारे मंसूबे में मौजूद था वो। और अगर हमारी हुकूमत ना तोड़ी जाती तो 2020 में मोटरवे तैयार हो जाती। इसी तरह की 6 लेन राइट फ्रॉम इस्लामाबाद, फ्रॉम पेशावर टू हैदराबाद। तो ये किस चीज़ ने हमें इससे रोका? मुझे बताएं ना। हम तो खैर अल्लाह के फजल करम से मोटरवे भी बनाने वाले हैं, बिजली के कारखाने भी हमने लगाए हैं, हमने डैम भी बनाए हैं, हमने बलूचिस्तान की हाईवेज को और सड़कों को बनाया है, हमने सिंध में बनाया है, हमने हज़ारा मोटरवे बनाई है, हमने लवारी टनल चित्राल में जाके 50 अरब रुपए खर्च करके हमने टनल बनाई है, हमने पुराने कराची के अंदर ग्रीन लाइन बनाई है, ये पंजाब में मेट्रो बस बनाई है, शहबाज साहब ने खुद बनवाई है, ये लाहौर के अंदर इन्होंने ऑरेंज लाइन बनाई है। भाई कराची में क्या अमर माने है कि कराची के अंदर ये तरक्की के काम क्यों नहीं हुए? एक पीने का पानी का मंसूबा भी जो है ना वो भी मुकम्मल नहीं हुआ वहाँ पे। हमने जो ग्रीन लाइन लगाई है वो ग्रीन लाइन सब कुछ तैयार हो गया, लेकिन जो बसें थी वो नहीं आई बहुत अरसे तक। तो ये तो भाई, और फिर किसने कराची में अमन कायम किया? दहशत गर्दी को ख़त्म किया।
तो हमने अल्लाह के फजलो करम से जो कोयला सिंध के अंदर कोयला है, पिछले 50 साल से सुन सुन के कान पक गए थे, लेकिन सब कहते ही थे, लगाता कोई नहीं था कोई प्रोजेक्ट वहाँ पे। हमने उस कोयले की कान को जाके कोयला वहाँ से निकाला, एक वो प्रोजेक्ट, उस कोयले को फिर हम बिजली में ढाला और आज वहाँ बिजली बन रही है। हमने अमल करके दिखाया। कराची के अंदर जो है ना, वो जो हमारा न्यूक्लियर पावर प्लांट लगाया 2200 मेगावाट, कोई छोटा प्लांट नहीं है, 2200 मेगावाट। तो किसने ये सारे काम किए हैं? और हमें कह देते हैं नवाज शरीफ ने अमन कायम किया, नवाज शरीफ ने अमन कायम किया। जब वोट की बारी आती तो वोट किसी और को चला जाता है। ये चित्राल वाले भी कहते हैं हो जनाब, नवाज शरीफ ने वहाँ पे लवारी टनल बनाई है, लवारी टनल बनाई, नवाज शरीफ ने बनाई है। जब वहाँ पे इलेक्शन हुआ तो वोट जमात इस्लामी को चला गया। टनल हमने बनाई टनल हमने बनाई है तो वोट किसी और को जा रहा है। तो मैंने चित्राल वालों से कहा, मैं आपसे पूछूंगा मैं कि आप अपना इस तरह के काम करते हैं, टनल मुझसे बनवाते हैं, वोट किसी और को दे देते हैं, तो ये तो बहुत बुरी बात है। तो अमन कराची में कायम हम करें और वोट जाए किसी और को, यार ये तो कोई बात तो नहीं है। कराची वालों ज़रा गिरेबान में झांक के देखो, अपने देखो तो सही, ज़रा थोड़ा सा, ये तो अच्छी बात नहीं है। और हमने पूरा खुलूस के साथ, मेहनत के साथ हमने काम किया। और मेरे अभी जहन में है मंसूबा, कराची से हैदराबाद जो इस वक्त हमने नेशनल हाईवे को मोटरवे में बना दिया है, मेरी नज़र में मोटरवे नहीं है वो, वहाँ एक मोटरवे इंशाल्लाह बनेगी कराची से हैदराबाद, और वो लाहौर इस्लामाबाद से भी बहुत बेहतर बनेगी इंशाल्लाह। शहबाज साहब सुन रहे हैं ये बात, बाकी भी दाएं बाएं सुन रहे हैं। अभी से मैं इनको सुना रहा हूं ताकि पैसे तैयार रखें। तो भाई हम तो तरक्की वाले लोग हैं, काम करने वाले लोग हैं, हम गरीबों की माशाल्लाह दुख दर्द बांटने वाले लोग हैं। गरीबों के लिए हम नहीं चाहते कि मुल्क में कोई महंगाई हो, आटा दाल महंगा हो, रोटी हमारे ज़माने में 4 रुपए की थी, आज 20 रुपए की है। ये कोई बात है यार करने वाली? कोई बात है? ये अपने मुल्क को कहाँ ले गए हम? ये अवाम को भूखा मारना है हमने? जब ये बातें मेरी नज़रों के सामने आती हैं, मेरे दिमाग में आती हैं, तो मैं तो बहुत दुखी होता हूँ, बहुत दुखी होता हूँ कि अब रोटी लोग बेचारे कई ऐसे हैं जो गरीब तरस लोग जो हैं वो रोटी प्लांट लगाए, उन्होंने रोटियां वो मुफ्त लोगों को बांटते हैं। तो मैं देखता हूँ 100 ख़वातीन लाइनों में लगी हुई हैं सिर्फ 4 रोटियां लेने के लिए। ये हमने अपने मुल्क का हाल कर दिया है। तो भाई हमने अपने मुल्क के साथ बहुत ज़्यादतियाँ की हैं, कुल्हाड़े मारे हैं हमने, और आइन कानून पे अमल किया कोई नहीं है। कोई अगर अमल कायम करने का इरादा करता है तो उसको भी रास्ते से हटाते हैं। हमने तो आइन कानून को कभी नहीं तोड़ा। अब मेरे ऊपर कोई इल्ज़ाम नहीं है कि मैंने कभी अपने कानून को तोड़ा हो, अपने आइन को तोड़ा हो, या पाकिस्तान के ख़िलाफ़ मैंने कोई काम किया हो, पाकिस्तान के मफाद के ख़िलाफ़ काम किया हो। हमने हमेशा इनकी पासदारी की है और आइन की रखवाली की है, और जो उसे हटे हैं उसका नोटिस लिया है, जिसकी वजह से फिर सारा हमला हमारे ऊपर ही हो जाता है, तो उसकी सज़ा फिर हमें भुगतनी पड़ती है। हुकूमत से ज़्यादा तो मैं इतने साल में हुकूमत नहीं में रहा जितने साल मैं मुल्क बदरी में रहा हूँ। जितना वक्त मैंने जेलों में गुजारा है, झूठे मुकदमात में गुजारा है, वो मुकदमे देख के उनका क्या असर हुआ है। हाई कोर्ट ने उनको 2-3 पेशियों में निकाल के बाहर मारा है कि इसमें तो है ही कुछ नहीं भाई, क्यों सजा दी नवाज शरीफ को? मुझे ज़रा बताएं ना जी। ये सब आखिर एक वज़ीर, मैं कोई अल्लाह माफ़ करे, कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड मेरा नहीं है,
मैं मुल्क का वज़ीर आज़म था, वहाँ उस ओहदे से हटा के आपने मुझे जेल में डाला, झूठे मुकदमे किए और 150 पेशियाँ भुगती मैंने। साथ ये भी, इसने भी, मरीम ने भी। हम कौन से, हम में से मेरे भाई, इसके भी झूठे मुकदमे बने, ये जो बैठे हैं इस पे झूठे मुकदमे बने, दाएं बाएं सब बैठे हुए हैं। वो देखकर राना सनाउल्लाह साहब के ऊपर तो पर्चा बना दिया हेरोइन का, स्मगलिंग का। तो इतना झूठा पर्चा यार, खुदा का खौफ करो भाई, कि गाड़ी से निकली है, हेरोइन निकली है, कहाँ सबूत उसका? वो भी जज ने उठा के उसको भी बाहर फेंका मुकदमे को। मुकदमा बनाना है कोई, ये तो ना बनाओ ना कि हम भैंस चोरी करने वाले तो हम नजर नहीं आते, भैंस चोरी का मुकदमा हमारे खिलाफ बन रहा है। हम तो वो कभी ना भैंस चुराई है ना कभी हमने सोचा उसके बारे में। इनको भी हेरोइन का मुकदमा डाल दिया बेचारे के ऊपर। बहरहाल जी, मैं आप सबका बड़ा मशहूर